Yes, students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हमने इससे पहले एनालिटिकल टेक्निक्स में से प्रोटॉन और कार्बन 13 NMR डिस्कस कर ली थी। आज हम एक नई एनालिटिकल टेक्निक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए। तो आज हम इसके पहले लेक्चर में सिंपली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि फिर इसमें हमें मॉलिक्यूलर मैस और स्ट्रक्चर का पता कैसे चलता है। तो स्टार्ट करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक बड़ा ही एक्यूरेट मेथड है। किस मकसद के लिए यूज करते हैं? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले डिफरेंट मेथड यूज होते थे मैस निकालने के लिए, जैसा कि एक मेथड था वेपर डेंसिटी मेथड, और वेपर डेंसिटी मेथड से मॉलिक्यूलर मैस निकाले जाते थे, एलिमेंट्स के भी, कंपाउंड्स के भी। ये जो टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एडवांस टेक्निक है, बहुत एक्यूरेट है, मॉलिक्यूलर मैस निकाल सकते हैं आप इससे। आप इस टेक्निक को यूज करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर भी डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? एक्चुअली इसमें हम जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको सबसे पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो हमारे पास रेडिकल कैटाइन बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से। जैसा कि देखें, हमारे पास फर्ज करें कोई भी मॉलिक्यूल M है, हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर देते हैं, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं फ्रॉम हीटर टंगस्टन फिलामेंट, और इसको बम्बार्ड कर देते हैं मॉलिक्यूल पर। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। एक तो वही वाला इलेक्ट्रॉन है जो हम बम्बार्ड कर रहे थे उस बीम में से, और दूसरा इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है। और ये जो मॉलिक्यूल है इस पर चार्ज आ जाता है M+, साथ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसको कहते हैं रेडिकल कैटाइन, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और फिर ये पॉजिटिव चार्ज भी रखता है। तो जब हम बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, बीम, हाई एनर्जी बीम यूज करते हैं हीटर टंगस्टन फिलामेंट से, तो ये हमारे पास रेडिकल कैटाइन बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? देखें, जो किसी भी मॉलिक्यूल के पास सबसे लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पहला चांस होता है कि लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो सबसे लूजली हेल्ड होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो निकलते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी होती हैं, और अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर जो होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखें, फर्ज करें मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है इसके पास। जब इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट करते हैं कि इस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बीम की शक्ल में आ रहा है। यहां से इस पेयर में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है, बाहर जाएंगे। एक तो वही जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन, और एक मॉलिक्यूल का भी।
और जब इस पेयर में से, फॉर एग्जांपल ये लोन पेयर है या ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है या सिग्मा बॉन्ड का, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से, तो यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा अनपेयर्ड, प्लस इस मॉलिक्यूल पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो हम रेडिकल केटाइन शो करते हैं, ये रेडिकल केटाइन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अब पड़े होते हैं यहाँ पर, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर में से बचेगा, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर हो पाई बॉन्ड में, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पेयर हो सिग्मा बॉन्ड में, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रेडिकल केटाइन। तो जब आप बम्बार्डमेंट करते हैं हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल पर, तो उस मॉलिक्यूल में हमारे पास सबसे पहले रेडिकल केटाइन बनता है। अब जो रेडिकल केटाइन होता है ना, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल ही होता है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक, फॉर एग्जांपल हेक्सेन है हमारे पास C6H14, हम हेक्सेन पर बम्बार्डमेंट करवा देते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये बन जाएगा C6H14, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, और उस एक इलेक्ट्रॉन में से जो बॉन्ड बना हुआ था एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो ये रेडिकल केटाइन बन गया। अब जो रेडिकल केटाइन बना है इसी को हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। एक्चुअली जो इस पीक, इस का जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, इसका जो मैस होगा वो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस ही होगा। यानी जब भी आप मैस स्पेक्ट्रम लेते हैं, जब भी आप किसी कंपाउंड का मैस निकालते हैं, तो उस पर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयन रेडिकल साथ बन जाता है, और फिर पॉजिटिव आयन और रेडिकल का जो मैस होता है वो एक्चुअली मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस होता है। और ये जो हमारे पास पीक आती है इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। इसको प्लस और फिर साथ एक इलेक्ट्रॉन से यूं शो करते हैं कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक है। तो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करने से हमारे पास रेडिकल केटाइन बन गया या मॉलिक्यूलर आयन पीक आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है इसके फर्दर फ्रेगमेंट बनते हैं, ये ब्रेक होती है। अब जब फ्रेगमेंट बनते हैं तो फ्रेगमेंट में क्या क्या बनता है, केटाइन प्लस फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास M प्लस फ्री रेडिकल है। अब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जहां से ये एक इलेक्ट्रॉन निकला है, अब ये मॉलिक्यूल यहां पर इसमें सेपरेट हो जाएगा, इसके दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, एक को हम कह लेते हैं A और दूसरे को कह लेते हैं B। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि A जो है वो केटाइन की शक्ल में निकल जाए, B फ्री रेडिकल, क्योंकि ये केटाइन और फ्री रेडिकल है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि A जो है ये फ्री रेडिकल की शक्ल में और B केटाइन की शक्ल में निकल जाए। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर आयन है, जो हमारे पास रेडिकल केटाइन है, ये रेडिकल केटाइन फर्दर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है ताकि हमें स्ट्रक्चर का पता चल, मॉलिक्यूलर मैस का तो पता चल गया, सिर्फ यहां से ही पता चल गया जब मॉलिक्यूलर आयन पीक आई, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन पीक का जो मैस होता है वो एक्चुअली मॉलिक्यूल का मैस होता है। अब हम चेक करना चाहते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लिए इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, ये मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक होगा और हमारे पास रेडिकल और केटाइन दो बन जाएंगे, केटाइन प्लस फ्री रेडिकल। और याद रखिएगा जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव आयंस को डिटेक्ट करते हैं, इसमें हम सिर्फ केटाइंस को डिटेक्ट करते हैं, इसमें फ्री रेडिकल्स को डिटेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि फ्री रेडिकल्स पर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, ये फ्री रेडिकल जो है ये न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, और न्यूट्रल स्पीशीज मैस स्पेक्ट्रोमीटर में स्टडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं होती, डिटेक्ट नहीं होती, इन पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, ये एक्सेलरेशन ही नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स डिटेक्ट होंगे, फ्री रेडिकल्स डिटेक्ट नहीं होंगे।
अब इन पॉजिटिव आयन को सेपरेट कर लिया जाएगा इनकी मास टू चार्ज वैल्यू की बेस पर। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसकी एनर्जी हम इतनी रखते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, यानी इसमें जो आयन्स बनते हैं हमारे पास वो यूनी पॉजिटिव आयन बनते हैं। हम एनर्जी ही इतनी देते हैं कि यूनी पॉजिटिव आयन्स बने, यूनी पॉजिटिव आयन्स बनेंगे। यहां पर हम इतनी एनर्जी देंगे इस मॉलिक्यूल को, ओनली यूनी पॉजिटिव आयन्स विल फॉर्म। अब जो यूनी पॉजिटिव आयन होती है उनकी मास टू चार्ज वैल्यू एक्चुअली मास ही होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा C6H14, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 86 ग्राम पर मोल। अब जब इसका यूनी पॉजिटिव आयन बनेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी 86 होगा, यानी ये जो मास टू चार्ज वैल्यू है ये एक्चुअली मास ही होता है। मास टू चार्ज वैल्यू ये एक्चुअली कंपाउंड का मास ही होता है। दिस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, यानी जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी मास टू चार्ज वैल्यू होगी, क्योंकि चार्ज +1 होता है। और फिर मास टू चार्ज वैल्यू की शक्ल में ही हमारे पास सिग्नल आता है। उस सिग्नल में क्या क्या होता है? सिग्नल में हमारे पास एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज वैल्यू होगी, जिसको आप मास भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली उसका मास नंबर होगा, मास टू चार्ज वैल्यू, क्योंकि चार्ज तो +1 आना है। और वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस होगी, जिसको हम हाइट ऑफ पीक भी कहते हैं या जिसको परसेंटेज भी कहते हैं। अब देखें हमारे पास हेक्सेन का मॉलिक्यूल है। हेक्सेन के मॉलिक्यूल पर जब बीम ऑफ, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 86 ग्राम पर मोल है, और इसकी मास टू चार्ज वैल्यू, यानी जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले बनेगा रेडिकल कैटाइन। और जब रेडिकल कैटाइन बनेगा तो रेडिकल कैटाइन से बनने वाला जो ये जो हमारे पास आयन है इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन का मास भी 86 ही रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लॉ से मास नंबर नहीं चेंज हुआ करते। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी उसका मास भी 86 होगा। याद रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज्यादा मास वाली पीक होती है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, और वो यहां पर हमारे पास 86 पर आ जाएगी। ये 86 पर मॉलिक्यूलर आयन पीक आ चुकी है। अब क्या होगा? अब यहां से फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगी, यानी ये जो रेडिकल कैटाइन है मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ये M+ यानी रेडिकल ये कैटाइन पीक है। अब इसके फ्रेगमेंट होने, एक तरफ कैटाइन बनेगा, दूसरी तरफ फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये यहां से हम ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से ब्रेक कर देते हैं। जब यहां से ब्रेक करेंगे एक तरफ बच गए हैं 5 कार्बन C5 और दूसरा है H11, जबकि इधर बन गया फ्री रेडिकल। अब यहां पर एक पर पॉजिटिव चार्ज आना है, दूसरे पर फ्री रेडिकल आना है, क्योंकि ये रेडिकल कैटाइन था। अब जिस पर पॉजिटिव चार्ज आना है उसने डिटेक्ट होना है, वो डिटेक्ट होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर में, उसकी पीक आएगी, रेडिकल की पीक नहीं आएगी। यानी एक पीक इसकी वजह से आ सकती है। अगर हम इसका मास निकालने की कोशिश करें, 5 कार्बन का 60 बनेगा और 11 हाइड्रोजन है, यानी इसका मास जो है वो 71 पर एक पीक आएगी, 71 बन जाएगा यहाँ पर। ये एक पीक आ गई यहाँ पर 71 पर, और ये पीक किसकी है? C5H12 की, और इस पर चार्ज कौन सा है? +1। जब तक चार्ज नहीं आएगा डिटेक्ट नहीं होगा। अब एक और पॉसिबिलिटी, ये वाला बॉन्ड नेक्स्ट यहां से भी ब्रेक हो सकता था, यानी बजाय मिथाइल यहां से ब्रेक हो, इथाइल भी ब्रेक हो सकता था। और जब इथाइल ब्रेक होगा
तो हमारे पास एक तरफ आएगा ब्यूटाइल C4H9 और दूसरी तरफ चले जाएगा C2H5। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्री रेडिकल है। या हम उलट भी कर सकते हैं कि इथाइल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ब्यूटाइल पर फ्री रेडिकल। अब इसका मैस आया था 71 इस फ्रेगमेंट का। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन का 36 बनेगा और इसमें 9 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है 45 पर एक और पीक आ जाएगी यहाँ पर। ये हमारे पास 4 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है, 4 कार्बन का बनेगा 48 और 9 हाइड्रोजन है। 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 पे एक पीक आ गई है। और ये है C4H9 कैटाइन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कैटाइन सिर्फ आने हैं सिग्नल, फ्री रेडिकल के सिग्नल नहीं आते। एक और पॉसिबिलिटी भी थी यहाँ से कि ये जो हमारे पास है ये प्रोपाइल से यहाँ से ब्रेक हो जाए। जब प्रोपाइल से ब्रेक होगा तो यहाँ पर दोनों तरफ ही प्रोपाइल बचेंगे, यानी इधर भी C3H7 बचेगा और इधर भी C3H7 बचेगा। एक बन जाएगा यहाँ पर फ्री रेडिकल और दूसरा बन जाएगा कैटाइन। कैटाइन का यहाँ पर सिग्नल अपीयर हो जाएगा। ये हमारे पास एक और फ्रेगमेंट आएगा। इसका मैस 3 कार्बन का 36 है और 7 हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा 43। तो यहाँ पर एक और पीक आ जाएगी 43 पर। ये प्रोपाइल की वजह से 43 पर पीक आई है और ये है C3H7 पॉजिटिव। इसी तरह अब यहां से आप ब्रेक करेंगे तो फिर यही वाली पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, ये वाला जो फ्रेगमेंट है इसमें तो दोनों तरफ सेम फ्रेगमेंट बने हैं, इसलिए इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी कोई नहीं बनेगी। हाँ, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी एक और हो सकती थी, क्या कि ये जो इथाइल है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता। इसका मतलब है फिर इथाइल यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता, जबकि ब्यूटाइल जो है ये फ्री रेडिकल बनता। और अगर इथाइल डिटेक्ट होता तो इथाइल में 2 कार्बन है, 24, 5 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है फिर यहाँ पर 29 पे एक पीक आती। और ये जो 29 की पीक है ये बिकॉज ऑफ इथाइल ग्रुप है, C2H5 की वजह से ये पीक आई है और C2H5 पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये पीक आई है 29 पे। इसी तरह ये जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है कार्बन वाला, जिसमें एक तरफ 5 कार्बन है और दूसरी तरफ सिर्फ मिथाइल है, तो इसका उलट भी हो सकता था कि इस पर कौन सा चार्ज, इस पर आता फ्री रेडिकल और इस पर आता पॉजिटिव चार्ज, तो ये डिटेक्ट हो जाता। फिर ये डिटेक्ट ना होता। अगर ये मिथाइल डिटेक्ट होता तो मिथाइल का मैस कितना बनेगा, कार्बन का 12 है और 3 हाइड्रोजन का 3 है, यानी यहाँ पर 15 पे भी एक पीक आ जाती। तो इस तरह से एक और पीक हमारे पास यहाँ पर अपीयर हो जाती 15 पर। ये CH3 की वजह से होती और ये CH3 प्लस की वजह से होती और ये आती 15 पर। अब डिफरेंट इसके फ्रेगमेंट बन गए मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूलर आयन पीक बनी ये फर्स्ट वाली, तो ये हमें बता देगी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस कितना है। अब देखिए हेक्सेन के तो कई आइसोमर हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं, सबका मैस 86 है। अब फिर हमें ये फ्रेगमेंट का पैटर्न बताएगा, बॉन्ड्स ब्रेक होने का पैटर्न बताएगा कि अच्छा ये जो हेक्सेन है उसका कौन सा आइसोमर है। यानी फ्रेगमेंट को जोड़कर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लेते हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में ना सिर्फ हमें पता चलता है इसका मैस का, बल्कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का भी पता चल जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।